क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 3 समाजीकरण। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और सील गुण अर्जित करते हैं जो उन्हें समाज और समूहों के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए योग्य बनाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी जीवन विस्तृत तक निरंतर चलती रहती है और जिसके माध्यम से विकास की किसी भी अवस्था में व्यक्ति प्रभावी ढंग से कार्य करने के तरीके सीखता है और विकसित करता है। समाजीकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक सांस्कृतिक संचरण का आधार तैयार करता है। किसी समाज में इसकी सफलता उस समाज के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। समाजीकरण का संप्रत्यय यह इंगित करता है कि सभी मनुष्य समानता जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उससे कहीं अधिक विविध प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। हम एक विशेष सामाजिक संदर्भ में जीवन प्रारंभ करते हैं और वहाँ हम कुछ नियत अनुक्रियाएं ही करना सीखते हैं, दूसरी अनुक्रियाएं नहीं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमारा भाषिक व्यवहार है। यद्यपि विश्व की कोई भाषा हम बोल सकते हैं, तथापि हम वही भाषा बोलना सीखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द लोग बोलते हैं। इस सामाजिक संदर्भ में हम बहुत सी दूसरी बातें भी सीखते हैं, जैसे कि कब संवेगों को प्रदर्शित करना और कब उन्हें दबाना। एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने की संभाव्यता हमारे संबंधियों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। कोई भी वह व्यक्ति जिसके पास हमसे अधिक शक्ति है हमें समाजीकृत कर सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति समाजीकरण के कारक कहे जाते हैं। ये कारक हमारे माता पिता, शिक्षक और अन्य बड़े लोग हैं जिनके पास अपने समाज के तरीकों का अधिक ज्ञान है। हालांकि कुछ खास स्थितियों में हमारे समवयस्क भी समाजीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। समाजीकरण कारक और व्यक्ति के बीच समाजीकरण की प्रक्रिया हमेशा सहज संक्रमण की नहीं होती। इसमें कभी कभी द्वंद्व भी होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में न केवल कुछ अनुक्रियाएं दंडित होती हैं बल्कि अन्य लोगों के व्यवहारों द्वारा प्रभावी ढंग से अवरुद्ध भी कर दी जाती हैं। वहीं कुछ अनुक्रियाओं को पुरस्कृत करने की आवश्यकता होती है ताकि वे अधिक बल अर्जित कर सके। अतः पुरस्कार एवं दंड समाजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के मूलभूत साधन है। इस अर्थ में सभी समाजीकरण में दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि समाजीकरण मुख्यतः स्वीकृत व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए सुविचारित शिक्षण है, तथापि यह प्रक्रिया एक दिशीय नहीं है। व्यक्ति न केवल अपने सामाजिक पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं बल्कि वे भी उसे प्रभावित करते हैं। ऐसा समाज में जहाँ वस्तु से सामाजिक समूह होते हैं, व्यक्ति उन्हीं को चुन सकते हैं जिनमें वे संबद्ध होना चाहते हैं। प्रवसन के बढ़ने के साथ व्यक्ति केवल एक बार ही समाजीकृत नहीं होता बल्कि अपनी जीवन परिस्थिति में कई बार विभिन्न प्रकार से पुनः समाजीकृत होता है। इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं जिसकी हम इस अध्याय में बाद में चर्चा करेंगे। संस्कृतिकरण और समाजीकरण की प्रक्रियाओं के कारण हम समाजों में व्यवहारात्मक समानताएं तथा एक समाज से दूसरे समाज के बीच व्यवहारात्मक भिन्नताएं पाते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में दूसरों से सीखना सम्मिलित होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिगम में सुविचारित शिक्षण सम्मिलित है, जबकि सांस्कृतिकरण में अधिगम के लिए शिक्षण का होना आवश्यक नहीं है। सांस्कृतिकरण का तात्पर्य लोगों का अपनी संस्कृति के अनुसार विविध कार्यों को करना है। चूँकि अपनी संस्कृति में कार्यों को करते रहने से अधिकांश अधिगम जटिल होता है, समाजीकरण को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आसानी से सम्मिलित किया जा सकता है। हमारे बहुत से अधिगम में संस्कृतिकरण एवं समाजीकरण दोनों ही सम्मिलित होते हैं। भाषा अधिगम इसका एक अच्छा उदाहरण है। जबकि अधिकांश भाषा अधिगम स्वतः स्फूर्त होता है, तथापि कुछ सीमा तक भाषा का प्रत्यक्ष शिक्षण भी होता है, जैसा कि प्रारंभिक विद्यालयों में व्याकरण की शिक्षा में। दूसरी ओर मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा को सीखना, जैसे कि एक यूरोपियन बच्चे द्वारा हिंदी भाषा सीखना या एक भारतीय बच्चे द्वारा फ्रेंच सीखना, पूर्णतः एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। समाजीकरण समाजीकरण कारक। बहुत से लोग जो हमसे संबंध है वे हम में समाजीकृत करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे लोग समाजीकरण कारक कहे जाते हैं। माता पिता तथा घर के अन्य सदस्य सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण कारक होते हैं। माता पिता पर बच्चे की देखभाल का कानूनी उत्तरदायित्व भी होता है। उनका कार्य बच्चों का पालन पोषण करना इस प्रकार करना होता है कि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं का अधिकाधिक विकास हो और नकारात्मक व्यवहार की प्रवृत्ति कम से कम या नियंत्रित हो। चूँकि प्रत्येक बच्चा एक बृहद समुदाय और समाज का भी हिस्सा होता है, जो दूसरे कई प्रभाव जैसे शिक्षक समूह भी उसके जीवन पर सक्रिय करते हैं। इनमें से कुछ प्रभावों की हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। माता पिता। बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव माता पिता का पड़ता है। वे विभिन्न परिस्थितियों में माता पिता के
भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। माता पिता उनके कुछ व्यवहारों को शाब्दिक रूप से पुरस्कृत करके, जैसे प्रशंसा करना या अन्य मूर्त तरह से पुरस्कृत करके, जैसे चॉकलेट या बच्चों की पसंद की वस्तु का खरीदना, प्रोत्साहित करते हैं। वे कुछ अन्य व्यवहारों का अनुमोदन न करके निरुत्साहित करते हैं। वे बच्चों को भिन्न प्रकार की स्थितियों में रख के उन्हें विद्यात्मक अनुभव सीखने की अवसर और चुनौतियां प्रदान करते हैं। बच्चों से अनुक्रिया करते समय माता पिता विभिन्न युक्तियां अपनाते हैं, जिन्हें समानता पैतृक शैली कहा जाता है। प्राधिकृत सत्तावादी और लोकतांत्रिक या अनुज्ञानात्मक पैतृक शैलियों में विभेद किया गया है। शोध अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि माता पिता की अपने बच्चों के प्रति व्यवहार में स्वीकृति और नियंत्रण की हद के विषय में बहुत भिन्नताएं होती हैं। जीवन की वे स्थितियां भी जिनमें माता पिता रहते हैं, गरीबी, बीमारी, कार्य दबाव, परिवार का स्वरूप उन शैलियों को प्रभावित करते हैं जो माता पिता और बच्चों को समाजीकृत करने के लिए अपनाते हैं। दादा दादी, नाना नानी से समीपता, सामाजिक संबंध को ढांचा बच्चों के समाजीकरण में प्रत्यक्ष या माता पिता के माध्यम से बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। विद्यालय विद्यालय एक अन्य महत्वपूर्ण समाजीकरण कारक है। चूंकि बच्चे विद्यालय में लंबा समय व्यतीत करते हैं, जो उन्हें अपने शिक्षकों और समकक्षियों से के साथ अनुक्रिया करने के का एक सुसंगठित ढांचा प्रदान करता है। इसी कारण आजकल विद्यालय को माता पिता तथा परिवार की तुलना में बालक के समाजीकरण का अधिक महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है। बच्चे केवल संज्ञानात्मक कौशल जैसे पढ़ना लिखना, गणित को करना ही नहीं सीखते, बल्कि वह बहुत से सामाजिक कौशल जैसे बड़ों तथा समवयस्कों के साथ व्यवहार करने के ढंग, भूमिकाएं स्वीकारना, उत्तरदायित्व निभाना भी सीखते हैं। वे समाज के नियमों और मानकों को सीखते भी हैं और उनका आंतरीकरण भी करते हैं। कई अन्य विद्यात्मक गुण जैसे स्वयं पहल करना, आत्मनियंत्रण, उत्तरदायित्व लेना और सृजनात्मकता इत्यादि विद्यालयों में प्रोत्साहित किए जाते हैं। ये गुण बच्चों को अधिक आत्मनिर्भर बनाते हैं। यदि ये कार्य संपादन सफल होते हैं तो जो कौशल और ज्ञान बच्चे विद्यालय में अपने पाठ्यक्रम द्वारा अपने शिक्षकों और समकक्षियों के साथ अनुक्रिया द्वारा अर्जित करते हैं, वे उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी स्थानांतरित हो जाते हैं। कई शोधकर्ताओं का विश्वास है कि एक अच्छा विद्यालय बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्णतः ही रूपांतरण कर सकता है। इसी कारण हम पाते हैं कि निर्धन माता पिता भी अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में भेजना चाहते हैं। समसमूह मध्य बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक है। घर के बाहर सामाजिक जालक्रम का विस्तार। इस संदर्भ में भिन्नता का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। बच्चों को न केवल दूसरों के साथ होने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि अपनी उम्र के साथियों के साथ सामूहिक रूप से विभिन्न क्रियाकलापों या खेल को आयोजित करने का भी अवसर प्रदान करती है। ऐसे गुण जैसे सहभाजन, विश्वास, आपसी समझ, भूमिका स्वीकृति और निर्वहन भी समकक्षियों के साथ अनुक्रिया के दौरान विकसित होते हैं। बच्चे अपने दृष्टिकोण को दृढ़तापूर्वक रखना और दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उनसे अनुकूलन करना भी सीखते हैं। समूह के कारण आत्म तदात्म का विकास होता है, सुगम हो जाता है, क्योंकि बच्चों का समूह के साथ संप्रेषण प्रत्यक्ष होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया समानता निर्बाध होती है। जनसंचार का प्रभाव। आधुनिक वर्षों में जनसंचार ने भी सामाजिक कारक के गुणों को अर्जित किया। दूरदर्शन, समाचार पत्रों, पुस्तकों और चलचित्रों के माध्यम से बाह्य जगत ने हमारे जीवन और हमारे घरों में अपना स्थान बना लिया और बना रहा है, जबकि बहुत बच्चे सारी बातें इन माध्यमों से सीखते हैं। किशोर और युवा प्रौढ़ अक्सर इन्हीं से अपना आदर्श प्राप्त करते हैं, विशेषकर दूरदर्शन और चलचित्रों से। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली हिंसा परिचर्चा का एक मुख्य विषय है, क्योंकि अध्ययन यह इंगित करते हैं कि दूरदर्शन पर हिंसा को देखना बच्चों में आक्रामक व्यवहार को बढ़ाता है। समाजीकरण के इस कारक को अधिक अच्छी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे बच्चों में अवांछित व्यवहार के विकास को रोका जा सके। पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण का तात्पर्य दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क के फलस्वरूप आए हुए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से है। यह संपर्क प्रत्यक्ष जैसे कोई नई संस्कृति में स्थानांतरित होता है और उसमें बस जाता है, या प्रत्यक्ष जैसे जनसंचार या अन्य माध्यमों के रूप में होता है, या ऐच्छिक जैसा कोई विदेश उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, नौकरी या व्यवहार के लिए जाता है, या अनैच्छिक जैसे औपनिवेशिक अनुभव, आक्रमण या राजनीतिक शरण के द्वारा हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में लोगों को कुछ नया सीखने की आवश्यकता होती है, और वे सीखते भी हैं ताकि वे दूसरे सांस्कृतिक समूह के लोगों के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन के समय बहुत से लोगों और समूहों ने ब्रिटिश जीवन शैली के कई पक्षों को अपना लिया। वे अंग्रेजी विद्यालय में जाना, वैतनिक कार्यों को करना, अंग्रेजी कपड़े पहनना, अंग्रेजी भाषा बोलना, अपना धर्म परिवर्तित करना पसंद करते थे।
किसी के जीवन में पर संस्कृति ग्रहण किसी भी समय घटित हो सकता है। यह जब कभी भी घटित होता है तब उसमें मानकों, मूल्यों, गुणों और व्यवहार के प्रारूपों को पुनः सीखना होता है। इन पक्षों में परिवर्तन लाने से पुनः समाजीकरण की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग इन नई बातों का सीखना सरल समझते हैं और यदि इनका सीखना सफल रहता है तो उनके व्यवहार में उस समूह की दिशा की ओर परिवर्तन आसानी से हो जाता है जो उनके लिए पर संस्कृति ग्रहण लाता है। ऐसी स्थिति में नए जीवन की ओर संक्रमण अपेक्षाकृत निर्बाध और समस्या रहित होता है। दूसरी ओर बहुत सी स्थितियों में लोग परिवर्तन की नई मांगों के अनुसार कार्य व्यवहार करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उन्हें यह परिवर्तन करना कठिन लगता है और वे द्वंद्व की स्थिति में पड़ जाते हैं। यह स्थिति अपेक्षाकृत कष्टप्रद होती है क्योंकि यह पर संस्कृति ग्राही लोगों और समूहों को दबाव और अन्य व्यवहारात्मक कठिनाइयों का अनुभव कराती है। मनोवैज्ञानिकों ने विशद अध्ययन किया है कि लोग पर संस्कृति ग्रहण के दौरान किसी प्रकार मनोवैज्ञानिक तरीके से परिवर्तित होते हैं और किसी भी पर संस्कृति ग्रहण के घटित होने के लिए दूसरे सांस्कृतिक समूह के साथ संपर्क अत्यावश्यक है। यह अक्सर कुछ द्वंद्व भी उत्पन्न करता है। चूँकि लोग लंबे समय तक द्वंद्व की स्थिति में नहीं रह सकते, वे द्वंद्व का समाधान करने के लिए कुछ युक्तियों को अपनाते हैं। एक लंबे समय तक यह समझा जाता है कि आधुनिकता की ओर उन्मुख सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक दिशीय था, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी लोग जो परिवर्तन की समस्या का सामना कर रहे हैं वे पारंपरिक स्थिति से आधुनिकता की स्थिति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तथापि पश्चिमी देशों के प्रवासियों तथा विश्व के विभिन्न भागों के देशवासियों या आदिवासियों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि लोगों के पास पर संस्कृतिग्राही परिवर्तनों से निपटने के लिए कई विकल्प होते हैं। अतः पर संस्कृतिग्राही परिवर्तन का मार्ग बहुउद्देशीय होता है।